नहीं, पढ़ाई तो कंटिन्यू जारी ही रहेगी, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जितना नॉलेज लो उतना ही कम होता है। नीट का ऐसा मेरा कुछ खास था नहीं, ये मेरे पापा का सपना था डॉक्टर बनने का, तो उसे पूरा करने के लिए आईआईटी में तो अच्छी ब्रांच मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रीफर करूंगा एनआईटी या ट्रिपल आईटी, जिसमें सीएस या आईटी जैसे अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे मुझे। तो चलिए दोस्तों, ये वो परिवार है जो परीक्षाओं की जो है बड़ी बड़ी परीक्षाओं के झंडे गाड़ देते हैं। मैं इस समय उपस्थित हूँ सरसरा ग्राम सभा में, और सरसरा ग्राम सभा दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो बरसठी थाना के अंतर्गत आता है और मड़ियाहू तहसील जौनपुर में है। और पिछले बार मैंने इनके दादा और दादी का इंटरव्यू किया था, तभी ये लोग जो है चले गए थे मनाली घूमने के लिए, और फिलहाल अभी यहाँ पर हैं और इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी परीक्षाएं पास किए हैं और किस तरह से इस बड़ी परीक्षाओं को पास किया जाता है। क्या नाम है आपका? आयुष में। सबसे पहले तो आप सारे लोगों को और सारी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे देखने वालों की तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नाम क्या नाम है आपका, बताइए पहले। आयुष बिंद। आयुष, इस साल की कौन कौन सी परीक्षाएं आपने दिया और पास किए हैं? जेई मेंस मैंने दिया था और जेई एडवांस का पेपर दिया था अभी। तो जेई मेंस मैंने अच्छे क्वालिफाइड किया था, और आईआईटी में भी क्वालिफाइड हो गया था मैं, मतलब ओबीसी रैंक के हिसाब से। ओबीसी रैंक के हिसाब से। और क्या नाम है? आदर्श बिंद नाम है मेरा, और मैंने नीट की परीक्षा दी थी। आदर्श, कितना नंबर मिला है इस बार आपको? 629 मिला। 629। अनुष्का बिंद, इस बार मेरी नीट में 626 नंबर आया है। 626। पिछली बार अनुष्का आप आगे थी आदर्श से, तो इस बार आदर्श ने आपको पिछड़ा दिया। क्या ऐसा क्या था कि आदर्श आपसे ज़्यादा पढ़ने में डेडिकेशन लगा रहे थे, क्या हुआ था? ऐसा था कि हम पहले से तैयारी कर रहे थे, ये बाद में कर रहा था। तो क्या होता है कि जब तैयारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उतना मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन टाइप का होने लगता है, और इनका जो था वो नया था कुछ, तो हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और मेरा क्या था कि हम ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे थे। मेरा पूरा अप्रैल भर बीएससी का एग्ज़ाम चल रहा था, तो थोड़ा बहुत हम डिस्टर्ब हुए थे, इसी कारण हो कुछ। अब और आदेश आपका बताइए कि आपने पहली बार ये अटेम्प्ट किया था कि दूसरी बार? नहीं, ये 12th के बाद मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट था। तो अब परीक्षा देने से पहले क्या लग रहा था कि ये मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा या नहीं? आपको लग रहा था कि कंपटीशन बहुत हार्ड है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हैं इस नीट की परीक्षा में, तो क्या लग रहा था परीक्षा देने से पहले, क्या लग रहा था? नहीं, इस बार कॉन्फिडेंट था क्योंकि तैयारी हो गई थी, और टेस्ट पेपर जो था वो दे रहे थे, तो नंबर आ रहे थे, तो पता था कि हो जाएगा। ये आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे कि 2-3 इंजीनियरिंग की परीक्षाएं पास कर दी है, ये लोगों ने जो है डॉक्टरी के सेक्टर चुनते हैं और आप इंजीनियरिंग, ऐसा क्या था कि आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया कि मैं भी चलिए डॉक्टर ही बनता हूँ? क्योंकि मेरा मैथ्स और थोड़ा फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा था, तो इसलिए सोचा कि इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। अच्छा, और आप लोगों को नीट की क्यों ऐसा लगा कि नीट ही हम? नीट का ऐसा मेरा कुछ खास था नहीं, ये मेरे पापा का सपना था डॉक्टर बनने का, तो उसे पूरा करने के लिए मैंने चुना, और पापा ने। अच्छा, आप लोगों ने इलाहाबाद में रहकर तैयारी किया है? जी हाँ, इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद में कितने साल या कितने महीने की तैयारी करने के बाद आप ये एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं? मैंने 18 महीने तैयारी की है। 18? हाँ। और अनुष्का, आप कितना दिन तक तैयारी किया था आपने? फर्स्ट तो मैंने पहले इलाहाबाद में रहते थे, फिर बाद में हम दिल्ली चले गए थे। कोरोना आ गया, कोचिंग वोचिंग सब बंद हो गए, इलाहाबाद के हॉस्टल बंद हो गए, तो हम वहाँ रहे। पहले तो लगभग 8-9 महीने मैं घर पे ही रही, फिर दिल्ली गई, वहाँ फिर इलाहाबाद आके फिर मैंने तैयारी किया है 1 साल से ज़्यादा, फिर इस बार मेरा क्लियर हुआ है। जहाँ आप जानते हैं कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे भारत के इस परीक्षा के लिए तैयारियां करते हैं, और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ये जब एग्ज़ाम होता है तो सारे बच्चे अपने आप को यही समझते हैं कि हमें क्वालिफाई ही करना है, और ऐसे में जो है क्या आपको लग रहा था कि कंपटीशन बहुत हार्ड होगा? एग्ज़ाम देने से पहले क्या महसूस हो रहा था कि हमारा आसानी से हो जाएगा, या नहीं लग रहा था कि नहीं कंपटीशन है, मेरिट शायद हाई जाए? नहीं, ऐसा है कि हम लोग लगातार जब पढ़ रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पिछले ईयर भी पेपर दिया था, तो इससे पता चल जाता है कि मेरी क्या गलतियां हैं, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितना मुझे और करना चाहिए कि इस बार हो जाएगा।
तो ये सब कुल मतलब टेस्ट पेपर लास्ट के हम जब दे रहे थे कि इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, इतना मतलब थोड़ा सा और करना हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि टेस्ट देने से कि हाँ हो जाएगा इस बार। और अब आप 2 परीक्षाएं एग्ज़ाम जो है पास कर लिया है, तो किस में आप एडमिशन लेने की ज़्यादा कोशिश करेंगे? आईआईटी में तो अच्छी ब्रांच मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रीफर करूंगा एनआईटी या ट्रिपल आईटी, जिसमें सीएस या आईटी जैसे अच्छे ब्रांच मिल सकेंगे मुझे। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद आप आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं इंजीनियरिंग से, तो उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग होगी कि क्या और करेंगे? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा सिविल सर्विसेज में भी ज़्यादा जा रहा है, यूपीएससी में। अच्छा, ये अब आदर्श आप मुझे बताइए कि अभी आपकी एज कितनी है? अभी 18.5 है। 18.5? हाँ जी। लेकिन आपकी तो वो जो एज दिखाई जा रही थी कि 20 साल की बताई जा रही थी। नहीं, वो दादा दादी मतलब ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहती है ना, तो उस हिसाब से वो बता देते हैं। 18.5 यानी कि अगर आप देखा जाए कि डॉक्टर आप बन के जब निकलेंगे तो 23 से 24 साल में। हाँ, देखा जाए तो 24.5 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 24 साल में एक इस तरह के बच्चों को कोई कहते हैं कि बहुत कम उम्र हो तो डॉक्टर जैसी एक लोगों को नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि तैयारी प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो और कोर्स भी बहुत लंबा है, 6 साल का हो रहता है, तो इसलिए उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप ये परीक्षाएं जब आप डॉक्टर की पास करके जाएंगे तो और कुछ भी करना चाहेंगे कि बस वहाँ से निकल के आप सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे? नहीं, उसके बाद पीजी करना है, और बहुत सारे ऊपर के डिग्रीज हैं जो करनी पड़ती हैं। पीजी है, फिर एमडी है, सब पूरा एकदम कंप्लीट करके उसके बाद निकलेंगे। हाँ जी जी। अनुष्का, आपका क्या रहेगा कि बस सिर्फ डॉक्टरी कर लिया बस, या और पढ़ते रहेंगे? नहीं, पढ़ाई तो कंटिन्यू जारी ही रहेगी, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जितना नॉलेज लो उतना ही कम होता है, तो मतलब कि पढ़ाई काम सब चलता ही रहेगा। अच्छा, ये हमको बताइए कि जैसे कि अभी आपकी जो चाची हैं वो एक डॉक्टर थी, उनसे कितना मोटिवेशनल हुए आप? उन्होंने कुछ तो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड किया होगा, तो उन्होंने कुछ गाइड किया था आप लोगों को या नहीं किया था? हाँ, मतलब उनके आने से लगा कि डॉक्टर मतलब कि हर फैमिली में हर कोई डॉक्टर डॉक्टर कहता था, कि मतलब कि एक अलग तरह का सम्मान था, और मतलब कि अब ऐसा लगा कि जब चाची है तो हम लोग को भी तो अच्छा करना चाहिए, हम लोग तो छोटे हैं, उनसे बेटर नहीं करेंगे तब तो बेकार ही है, तो मतलब कि और थोड़ा तो मोटिवेशन मिला ही था करना। हमारे कहने का ये मतलब है कि उन्होंने आपको कुछ एग्ज़ाम देने से पहले कुछ टिप्स दिए थे कि अनुष्का ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने वो एग्ज़ाम दे चुकी थी, तो बहुत सारी उनको नॉलेज था, तो ये इस तरह का कुछ आप लोगों से बात हुआ करता था? हाँ, मतलब कि ये जब कहती थी कि हमेशा टेस्ट हो, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस हमारी गलतियाँ इंप्रूवमेंट होती है। हम कितने ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आता रहता है, हम जल्दीबाजी में बहुत क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ये होता है कि हम बार बार जब टेस्ट देते रहते हैं तो वो गलतियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है, और लास्ट पेपर तक तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। ये कितने महीने में एक टेस्ट होता था आप लोगों का? हम लोग का टेस्ट हफ्ते में मतलब एक बार होता था। अच्छा, संडे। और मतलब कि हम लोग ने कई टेस्ट ज्वाइन किए थे, जैसे कोचिंग का अलग चलता था, मैंने एलन का लिया था, भाई ने आकाश का लिया था, तो वो सब कोचिंग का किसी भी डेट पे रख देते थे, बाकी एलन का जो था संडे रहता था। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? नहीं, ऑफलाइन, मतलब सेंटर रहता था, वहाँ जाके देना पड़ता था। अच्छा, ऑफलाइन पे जो सेंटर होता है वहाँ पे देना पड़ता था। और अच्छा, ये हमको बताइए कि आपके घर के बच्चे ही क्यों पास हो जाते हैं और बाकी के गांव के बच्चों को देखा जाए तो पास ही नहीं हो पाते हैं ऐसे बड़ी एग्जाम्स? ये तो अब पता नहीं, लेकिन हमारे फैमिली का माहौल थोड़ा हमें लगता है काफ़ी अलग है। हम लोग को बचपन से मतलब कि एक तरह से पढ़ाई में हमेशा जैसे रखा गया है, कोई भी हम लोग कहीं भी फैमिली के साथ बैठते थे तो सिर्फ पढ़ाई की बातें होती थी, हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता था, और हमारे सब्जेक्ट में क्या है हमारा मतलब हमेशा एक मोटिवेशन टाइप के हमेशा दिया जाता था। और इसी तरह मतलब कि हमेशा पढ़ाई के जब माहौल में ना घर से बाहर जाना कोई मतलब नहीं रहता था हम लोग से। अपने जो और घर में बड़े जब कुछ अच्छा कर रहे तो मतलब हम लोग वही देख के उन्हीं के राह पे चलते गए तो वो कुछ अच्छा ही हो। अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा ली वो कहाँ से लिया? मैंने इंटर तक यहाँ पूर्वांचल बाल श्रमिक इंटर कॉलेज से किया है, उसके बाद फिर तैयारी वहाँ से, और मैंने ग्रेजुएशन इसी बीच किया था, वो आदमपुर से। अच्छा, आदर्श, आपका जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहाँ से होती है? प्रारंभिक शिक्षा बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले प्राइमरी से स्टार्ट किया, फिर नर्सरी,
क्लास 3 तक हिंदी मीडियम से ही था। क्लास 4 से हम लोग इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और यहीं गांव के स्कूल से कक्षा 8 तक पढ़े। उसके बाद मुंबई चला गया मैं महाराष्ट्र पापा के साथ। वहाँ पे 12 तक पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम से। उसके बाद वहाँ पे फिर यहाँ आ गए इलाहाबाद प्रिपरेशन के लिए। तो महाराष्ट्र में क्या वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा था? पढ़ाई का माहौल, हाँ, मतलब वहाँ पे 1 BHK फ्लैट था। रूम स्पेस, अपना स्पेस चाहिए होता है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। अगर बड़ी परीक्षा का प्रिपरेशन करना है तो अपना स्पेस चाहिए रहता है। तो वहाँ पे वो स्पेस नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे आ गए। आयुष, ये मुझे बताइए कि आप जो है सिविल सर्विस की तैयारियां करना चाहते हैं और आपकी परिवार में अगर देखा जाए तो हर वो परीक्षाएं पास कर लिया गया है। IIT जैसे परीक्षाओं को आपने भी पास कर लिया, आपके चाचा ने भी पास कर लिया है। अब 2 परीक्षाएं मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2 परीक्षाएं रह जाती हैं, एक जो है IAS और एक PCS। 2 बड़ी परीक्षाएं जो हैं इस घर में अभी बाकी हैं। तो क्या लगता है कि वो 2 परीक्षाओं में आप अपना जो है 100% देने वाले हैं? जी, क्या आप वो कंप्लीट करके इस घर को, वो जो चीज़ें बाकी है वो आप देने ही वाले हैं? हाँ, मतलब सिविल सर्विसेज तो एक ड्रीम ही होता है लोगों का, और मतलब बहुत बड़ी बात होती है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना और उसको मतलब प्रिपरेशन करना। और मेरा तो 100% ही रहेगा अगर मैं उसमें उस फील्ड में जाता हूँ तो। आपका जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा तो सिविल में आप लग जाएंगे? हाँ, मतलब मैं देखूंगा अगर मैं जॉब के साथ भी कर सकता हूँ तो करूँगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज का थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा लंबा चले जाता है लोगों का, तो डीमोटिवेट भी होते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जॉब के साथ भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो सही बात है। जॉब के साथ आप करना चाहते हैं? हाँ। और कुछ बच्चे तो हमने देखा है कि सिविल की जो परीक्षाएं होती हैं वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सिविल पे फोकस करते हैं। कहते हैं कि सिविल की जो परीक्षा है इतनी हार्ड, और कहा जाए कि इंडिया की सबसे जो अगर टफेस्ट एग्ज़ाम है वो सिविल की है। हाँ, मतलब सिविल की परीक्षाएं काफ़ी राउंड में होती है ना, मतलब पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू पे आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो जाता है। और ऊपर से इतने ज़्यादा मतलब परीक्षाओं के बाद भी लोगों की नहीं होता तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने लगते हैं। अच्छा, ये आपको अब हमें ये बताइए कि जो गांव के बच्चे होते हैं और उन बच्चों को क्या कहेंगे कि घर से, जिसे बहुत फैमिली से अगर वो वीक हैं, उनके पास पैसे उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि शहरों में जाएं और वो जो है शहर में एग्ज़ाम मतलब पैसे उनके फैमिली इन्वेस्ट कर पाए उनके प्रति, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वो घर से ऐसी बड़ी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं? हाँ, मतलब खुद से मोटिवेट हैं तो करना आसान ही है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था इतनी हो गई, कोचिंग मतलब इतनी ऑनलाइन होती है कि आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन होना चाहिए कि अंदर से खुद से मोटिवेट होना चाहिए, करने की चाह होनी चाहिए। और बाकी कुछ बहुत मतलब एक अगर हम करना चाहें तो बहुत टफ नहीं होता, मतलब पढ़ सकते हैं हम घर पर भी। बहुत सारी ऑनलाइन की कोचिंग जैसे PW है, ये सब बहुत कम पैसे में हमें अच्छे मतलब स्टडी मटेरियल दे रही हैं आजकल। अगर एक डॉक्टर जैसे नीट जैसी परीक्षाओं को अगर क्लियर करना है तो उसे रेगुलर कितने घंटे जो है पढ़ाई करनी चाहिए? रेगुलर 6 से 8 घंटे पढ़ना ही होगा, और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या टेस्ट देना पड़ेगा, प्रिपरेशन करती रहनी, बस यही है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है किसी भी तरीके से। और इसको आपको क्या लगता है कि कितने घंटे एक परीक्षा को, इस परीक्षा को अगर क्रॉस करना है तो कितने घंटे जो है देना पड़ेगा? अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं एक दिन, मतलब कि ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है, और उसके बाद 7-8 घंटे आप डेली पढ़ते हैं, इतना तो मतलब इतना परफेक्ट है। लेकिन ये है कि आप अपने पूरे दिनचर्या में पढ़ाई के अलावा 6-7 घंटे देते हैं। बाकी हम जो खाली समय जो है उसे हमें अपने पढ़ाई के बारे में सोचना है, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने मतलब टेस्ट दिया तो क्या गलतियाँ हुई, मतलब जो अपना खाली वक्त होता है कि वो किसी और चीज़ में नहीं लगाना है। हमने जो पढ़ा है उसको सोचना है, मैंने क्या गलतियाँ की है वो हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए। मतलब कि पढ़ाई एक ऐसा दौर होता है कि अगर हमें किसी बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो मतलब हमें अपना पूरा वक्त उसी में देना है। हम कितना पढ़े ये मायने नहीं रखता, कि हम उसके बारे में कितना सोच रहे हैं ये मायने रखता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना, आप जैसे बता रहे हैं कि 5-6 घंटे, वो 10-10 घंटे तक पढ़ने लगते हैं, तो क्या ज़्यादा पढ़ने से जो है इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो है उनकी जो याददाश्त शक्ति है वो कम होती है?
ये मायने नहीं रखता कोई कितना पढ़ रहा है, मतलब कि ये है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना दे रहे हैं, आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कितना आप ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब किताब का 2 पेज भी नहीं चलता है कि 4-6 घंटे पढ़ जाएगा। आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना मतलब गेन कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसके लिए कि मतलब कि आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, आप फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके मतलब कि 8-10-6 मतलब उतना 7-8 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग 10-12 घंटे करते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि हम कितना फोकस है उस पर। जैसे अब एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है और तब आप क्या कर सकते हैं? बच्चे पढ़ाई और बढ़ा देनी चाहिए या जिस लेवल से थे उसी पर रहना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए कि नींद भी प्रॉपर, अगर कहा जाता है कि अगर नींद हमें प्रॉपर नहीं मिलती है तो फिर हम जो पढ़ाई किए हैं वो भूलने की ज़्यादातर वो भूलने लगते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि रिवीजन टाइमिंग होता है वो 1 महीने पेपर को अगर है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना जल्दी रिवीजन करते हैं, जितना फास्ट रिवीजन करते हैं, जितना बार रिवीजन कर सकते हैं, तो क्या रहता है कि दिमाग में वो चीज़ें बार बार आती रहती हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो तुरंत याद आ जाएगा। दिमाग पे जोर नहीं देना क्योंकि ये टाइम का भी रहता है, एग्ज़ाम टाइम पे भी होता है, टाइम भी आपको उतने टाइम में कंप्लीट करना रहता है। तो ये ज़रूरी होता है कि पढ़ाई थोड़ा सा बढ़ा दें और रिवीजन कंटिन्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है अनुष्का, अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ाई जो है, जो समय दे रहे थे आप मान लीजिए 6 से 7-8 घंटे दे रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए या कम कर दें? नहीं, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट में क्या होता है कि हम जितनी मतलब कि जितना मैंने साल भर पढ़े हैं उतने 1 मंथ में हम कम से कम जितना पढ़े पूरा सब्जेक्ट को कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन कर ले, तब जाके मतलब होता है कि दिमाग में वो चीज़ें बहुत एकदम फिट बैठ जाती है। क्योंकि हमें नीट में होता है कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होते हैं, इतना कम टाइम होता है, उसी में हमें बहुत मतलब कि इतना कम टाइम में करना होता है, तो इसलिए हमें स्पीड फास्ट करनी होती है। स्पीड तभी फास्ट होगी जब हमारा रिवीजन अच्छे से होगा। इसलिए लास्ट मंथ में क्या होता है कि लास्ट 2 मंथ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हमें अपनी पढ़ाई कम से कम 12 घंटे कर देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूँ उनके दादी दादा से जिनके बच्चों ने अगर कहा था तो झंडे गाड़ दिए हैं। एक नहीं 3 बच्चों ने जो है ये क्वालिफाई किया है अलग अलग सेक्टर में, 2 ने नीट में और एक बच्चा इनका IIT में भी क्वालिफाई कर लिया है। और तो इनसे अब चलिए हम इनसे पूछते हैं कि इनकी जो खुशियां हैं वो कितनी हैं। क्या कहेंगे आपके बच्चों ने? 2 बच्चे नहीं 3 बच्चों ने जो है एक तरह से कहा जाए कि झंडे गाड़ दिए हैं पूरे गांव में। हाँ भैया, खुशियाँ तो पार बाहर कर लिया था, जितना खुश हो चाहे उस बेसी 3 बच्चे हमारा आई हैं। बधाई कितनी? बधाई बहुत मिला तो भैया बिरादरी जो पढ़ा लिखा परिवार बा, जो ना पढ़ा लिखा बा वो का समझे कर लिया था। अच्छा, आप ये हमको बताइए कि कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है हमको, बहुत खुश है। हमारे नाती 3 ठे तीनों हो गए हैं, एक बचा बाबू। अच्छा, अब ये हमको बताइए कि बेटियों को जो है बेटों के जैसे ही दर्जा देना चाहिए? हाँ, दे चाहे भैया। हमसे पहले से कर लिया तो हमारी 2 लड़की रहे, वो पढ़े लिखे, आज एक टीचर हैं, एक आंगनबाड़ी में खरावा हैं, अब तो सराय कलिया नातिन हैं जो कलिया थे नीट के परीक्षा। गांव में जैसे हम देखते हैं कि गांव में बेटियों के साथ थोड़ा सा कहा जाए तो अन्याय हो रहा है। अन्याय मतलब पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं और बेटे को प्राइवेट में लेके जाते हैं, किसी जिस तरह से उनको पढ़ाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेटियों को जिस तरह से गाँव में किया जा रहा है वो सही है? ना ही भैया, सही तो ना है, जेकर बल खल चल बढ़िया से पढ़ावे तो लड़कियों निकाल रही हैं। चलिए, लड़कियां कहा जाता है कि लड़कों से ज़्यादा दिमाग तेज होता है, अगर तेज नहीं होता तो ये जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में नहीं दिखता। हाँ, टॉप हो क्या रहा भैया, घर गृहस्थी में काम भी करता है। हाँ, लड़कों से ज़्यादा काम करने के बाद भी लड़कियां टॉप कर रही हैं। हमारा समय सब पढ़त नहीं, गाँव में पढ़े हैं, गाँव में पढ़े हैं, कोनो उठाम नहीं पढ़े। वही इंटर किए रहेंगे हमारे उसका, यहीं से फिर चल गए बीटीओ कर लिया था, यहीं से इंटर नंबर अच्छा आएगा तो कहे मार लड़के की जाए भेज दिया गया। हमारी कोशिश किया भैया कि हमारे नाते जाए कर लिया था। एक लड़कियाँ विरोध हो के इनकी लड़की है कहा, हम कहा और पहले बूढ़ी हो गया, इनको पढ़त डॉक्टरी था, और बाप महतारी भेजा है।
अच्छा ये आपको बताइए कि राहुल ने जब IIT निकाला था तो पूरे गांव में कहा जाए तो एक आप लोगों ने ग्रांड जो है उनका सेलिब्रेट किया था और यहाँ इस बार तो महा ग्रांड सेलिब्रेट होना चाहिए। हाँ तो हो तो चाहत रहा भैया, हम बूढ़ी बूढ़ा घरे रहे, सब मलारी घूमे गए ना, सब अपन वहरे खुशियाँ पूरा कैले है ना, वहीं से इनकर पिताजी अरे सब चला गए माता पिता। अब हम बूढ़ी बूढ़ा बच्चे कहाँ। तो लोगों का कहना है देखिए आप शहरों में कुछ भी कर ले वो नहीं जानते हैं, जब तक आप अपने पैतृक स्थान पर अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हैं तो लोगों को उतना पता नहीं चलता है। तो खास करके अपने पैतृक स्थान पे बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक ग्रांड सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ बाबा इनके भैया काल उतरत तो गए लेकिन ध्यान नहीं भर माले फूल चढ़ावा होते भाई लगा के न डीजे फीजे। अब रहे यही दू जने इतना सोचना है बड़ी कलिया तक ना तो कहना आवत है हम सब।